Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा विजय पथ सीरीज का प्रैक्टिस सेट सेकंड हम डिस्कस करेंगे, जहां हम कवर कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के पर्पज से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है और क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, ताकि आप अपनी तैयारी को स्पेसिफिक एरिया में आप मेहनत कर सकें, नंबर ऑफ रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जो टॉपिक हर बार एग्जाम में आते हैं। इसी पर्पज के लिए हमने स्टार्ट की है विजय पथ सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके के साथ, यानी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनका एनालिसिस भी हम कराएंगे और कुछ बैकग्राउंड अगर उनसे रिलेटेड है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट कि विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का समाधि स्थल है, यानी कि विजय घाट जो समाधि स्थल है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है साहब, चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारा है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो बहुत ही सिंपल और सुलझा हुआ क्वेश्चन है कि विजय घाट जो समाधि स्थल है वह किस महान व्यक्ति का है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। 10 सेकंड है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारा है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है साहब, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसे हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। राइट, विजय घाट के नाम से जानते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री जी यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री थे। और क्या इनके बारे में, इन्हें क्यों याद किया जाता है बेटा? इन्हें याद किया जाता है कि जो विजय हमने नाम रखा है विजय घाट, उनके स्मारक का वो जीत के नाम पर रखा है जो उन्होंने 1965 में सरकार में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्राप्त की थी, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। उस जीत के उपलक्ष्य में इस स्थान का नाम हमने विजय घाट रखा है। सिंपल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कुछ हमारे कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो उसका स्थान क्या है, बताओ कोई बताओ। महात्मा गांधी का क्या है? महात्मा गांधी का है राजघाट। क्या है बेटा? महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, इंदिरा गांधी जी का जो स्थल है वो क्या है, उसका नाम जानते हैं शक्ति स्थल। आपने इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो, याद रखने का आप अलग अलग सबका क्या होता है, तरीका होता है। आप इस तरीके से रख सकते हैं कि महात्मा गांधी एक लीडर थे, जनमानस को उन्होंने साथ रखा, ठीक, वो राज कर सकते थे, राजघाट। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से बोलते हैं, आयरन यानी कि शक्ति का प्रतीक, तो शक्ति स्थल इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहां पे है बता? अटल बिहारी वाजपेयी जी का बताइए। सदाशिव अटल, सदाशिव अटल। ठीक है। तो अब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का बनता है तो आई होप कि आपको पता रहेगा। ठीक, क्लियर पॉइंट है। लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा और जान लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत के जो विधानमंडल है उसमें भी इनको चुना गया था। तो यानी कि ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे अपने टाइम पर। राइट, तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी इनको चुना गया था। राइट, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लिम प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक लिखित में से कौन है, यानी किन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, कौन है लेखक? ऑप्शन हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक राइट आंसर क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ द हिस्ट्री लिखी थी। और ये कब लिखी थी बेटा? आप लिख सकते हैं इसे 1934 में इन्होंने इसे लिखा था। 1934 में कब लिखा था? 1934 में इसे लिखा था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और इनका उद्देश्य इस पुस्तक को लिखने का ये सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था कि जो इंदिरा गांधी जी थी उनको
विश्व इतिहास की परख में हो, वो विश्व और उसके इतिहास से परिचित हो, उनके इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उनके बारे में उनको ज्ञान हो, उनका ज्ञान दिलाने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। क्लियर पॉइंट। जवाहरलाल नेहरू जी की और भी पुस्तक है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आ सकती है एग्जाम में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक आत्मकथा टूरिज्म फ्रीडम, ये भी आ सकता, अच्छा है, अच्छी बुक है। ठीक है, टूरिज्म फ्रीडम और भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स ऑफ द फ्रीडम, आइडियाज ऑफ द एनोशन, एन एंथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हैं एन एंथोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एन एंथोलॉजी, तो ये सब बुक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आई होप कि अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ दी बंगाल। राइट आंसर क्या है? देखिए राइट आंसर क्या है, बताइए फिर मेरे को कि कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बंगाल। तो राइट स्टेटमेंट हमारा है बैंक ऑफ द हिंदुस्तान इज द राइट आंसर, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे सही उत्तर के रूप में हमें दिख रहा है। ठीक है, जो बैंक ऑफ, अब हम थोड़े समझे बैंकिंग इतिहास को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो प्राचीन काल से ही भारत में बैंकिंग सेवाएं मौजूद थी। हालांकि अंग्रेजों के आने से पहले संगठित रूप में वह कार्य नहीं करती थी, इन्होंने आके उसे संगठित किया, वो एक अलग बात है, बट पहले ही भी बैंकिंग सुविधाएं थी। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। तो जब हमने बात की है कि द बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्थापित किया गया, तो इसे 1770 में स्थापित किया गया था, 1770 में इसको स्थापित किया गया था बेटा, और यह एक यूरोपीय बैंक था, पहला यूरोपीय बैंक था ये। ठीक है, तो यह पहला यूरोपीय बैंक था, लिख सकते हैं आप, पहला यूरोपीय बैंक था। ठीक है, यह पहला यूरोपीय बैंक था जो 1770 में स्थापित हुआ था, और यह प्राइवेट बैंक था। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी, तो कौन सी किस कंपनी ने इसको स्थापित किया था? इसको स्थापित किया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, यानी कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में एक बैंक स्थापित किया गया जिसे बोलते हैं बैंक ऑफ द हिंदुस्तान। यह भारत का पहला स्थापित बैंक था, पहला यूरोपीय बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन दे रखा है अवध कॉमर्शियल बैंक। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था 1981 में, 1981 में इसे स्थापित किया गया था, 1981 में स्थापित किया गया था। और ये पहला, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, यह पहला वाणिज्यिक बैंक था, पहला वाणिज्यिक बैंक था, पहला वाणिज्यिक बैंक था। ठीक है साहब, तो ये पहला वाणिज्यिक बैंक था। क्लियर पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को कब स्थापित किया गया, बताइए? पंजाब नेशनल बैंक को कब स्थापित किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किया गया था 1894 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था बेटा? 1894 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 1894 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, वर्तमान लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो तब भारत एक हुआ करता था ना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बैंकिंग है, जैसे कि 1906 के बीच, जैसे कि हम समझ सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909 में आया, केनरा बैंक,
इंडियन बैंक 1907 में आया, बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे बहुत सारे बैंकों की स्थापना फिर लगातार होती गई। ठीक है, तो हमने अब डिस्कस किया कि पहला बैंक कब आया था, यूरोपीय बैंक था 1970 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में। अवध कॉमर्शियल बैंक पहला वाणिज्यिक बैंक था, 1981 में आया था। पंजाब नेशनल बैंक एक प्रोमिनेंट बैंक है, तो 1894 में इसको स्थापित किया गया था, और जब स्थापित किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर शामिल है? ऑप्शन हमारे ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन कौन से ऑप्शन है? हैदराबाद तेलंगाना, नागपुर महाराष्ट्र, धोलेरा गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा विकल्प हम चुन सकते हैं जब हमें नंबर मिलेंगे? तो हम चुनेंगे धोलेरा गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। धोलेरा गुजरात यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दी थी एक प्रोजेक्ट के लिए, उसमें क्या थे? 4 हवाई अड्डे थे, 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे थे, जिसमें से एक था धौलावीर गुजरात। ठीक है, बाकी 3 कौन से थे? आंध्र प्रदेश, और एक हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश और धौलेरा का था। ठीक है, तो ये तो एक तो ये हो गया, प्लस 3 जो हवाई अड्डे थे, वो आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है साहब, करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया जी। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पता करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश। तो बेटा पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, राइट। जो हम बात कर रहे हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोजेक्ट था 2009 में यूनेस्को के द्वारा लाया गया था, MAB, उसके माध्यम से बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बात करेंगे हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 3 जिलों में पड़ता है मिलकर, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना जरूरी था जो आपको बता दिया गया है। अब आपका काम यह है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको आप देख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है। एक चीज़ समझिए, मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ स्पेशल, जो ये क्वेश्चंस हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, सिर्फ ये वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो न्यूज़ में रहते हैं। हाल फिलहाल में जो बने हुए नए रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व घोषित किया किसी को, या फिर कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो चुनाव में रहा है, कोई हो गया एनवायरमेंट एक्टिविटी के कारण, एक रहा है अभी नीलगिरी वाला था ना, बहुत न्यूज़ में रहा था, सुप्रीम कोर्ट, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। तो ऐसी चीज़ जब होती है ना तो वह न्यूज़ में आ जाते हैं। जब वो न्यूज़ में रहेंगे तो उसके आसपास का एरिया, वो स्पेसिफिक वो, या फिर स्पेशल जब वो किसी जीव के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो उस जीव के लिए और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व अवेलेबल है। तो इस तरह से थोड़ा कनेक्ट जब आप देखेंगे तो आपको एक तो याद करने में आसानी होगी, दूसरा आपको क्वेश्चन इजीली समझ पाएंगे आप, क्योंकि एग्जाम में दिख जाएगा फिर साथ के साथ, तो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप ऐसी बिना लॉजिक के, बिना सर पर के आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन वेरीफायर दबा के चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, सोर्सेज बहुत है, मैं फिर से कहूँगा। तो कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम में अगर ना आए तो उसका दुख नहीं होता है, लेकिन आया हुआ छूट जाए उसका दुख ज़्यादा होता है।
कि एक और रिवाइज कर लेता तो शायद कि अच्छा रहता, वो वाला दर्द मत झेलना। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भाई जो हमारे मौलिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यूएसए से लिया गया है, इसके अलावा यूएसए से नेक्स्ट समीक्षा ली गई है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? तो इन चीजों को देकर आप याद रख सकते हैं, जस्टिसिएबल है, एनफोर्समेंट बाय लॉ, इसे कहते हैं जस्टिसिएबल, यानी कि अगर किसी भी संस्था के द्वारा इनका ये लागू नहीं किए कर पा रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अनेक आपके पास रास्ते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो। ठीक है, राइट? तो आप सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डील करेगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट डील करेगा आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट? यहाँ पे अलग अलग है, रिट जारी कर सकता है और यहाँ पे ये रिट जारी की जाएगी। ठीक है, वो फिर अलग इशू है कि इसका रेट व्यापक होती है, वो अलग ही डिबेट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, उसमें हमें नहीं जाना है। ठीक है, हमें से अपने क्वेश्चन तक रहना है। राइट, हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है भाई? काफी मौलिक अधिकार है ना, बस एक संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो एक संपत्ति का अधिकार नहीं था, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 है। तो संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया है? इसको रिमूव कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। और अब यह बन गया है क्या? अब यह बन गया है कानूनी अधिकार, लीगल राइट। अनुच्छेद 300 क्या? ठीक है साहब, क्लियर? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई। अभी 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी समान हैं, सही, बिल्कुल। 16, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, बिल्कुल सही है। यहाँ देखना, सार्वजनिक रोजगार की बात हो रही है, अगर यहाँ पे लिखा आ जाए ना प्राइवेट, निजी क्षेत्र में, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि सार्वजनिक की जगह अगर बोले निजी, सभी प्रकार के रोजगार में समान अवसर, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र के जो रोजगार रहेंगे वहां पर अनुच्छेद 16 लागू नहीं होता है। ठीक है साहब? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 19 उपाधियों का अंत, ये तो गलत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्राण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इस तरीके से उपाधियों का अंत के लिए अनुच्छेद 18 काम करता है। कौन सा अनुच्छेद बेटा? अनुच्छेद 18। ठीक है, प्राण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है, और इसके अलावा और भी स्वतंत्रताएं हैं। 6 में से अब एक कम हो गया तो उसे हटा देंगे। ठीक है, 19 1F तक है, सॉरी जी तक है, 6 अभी भी है, राइट, 6 अभी भी है, पहले 7 थी, जी तक एक हट गया है, संपत्ति का अधिकार। क्लियर? तो भाई अनुच्छेद, जब इसमें 4th स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो कितने स्टेटमेंट ठीक है बताइए?
बताइए सर, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? तो क्या है हमारा, कौन सा, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ेंगे कौन सा प्रश्न, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो फोर्थ हमारा गलत था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, तो ये स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, विकल्प हमारा डी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हमें यहाँ पे गलत ही पूछा था, इसलिए हम गलत का जवाब दिए हैं। ठीक है, चलें आगे जी, चलते हैं आगे। और बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है जी। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ कौन है? बार्नर बोगल्स, जेम्स बेजोस, एलेन मोनी, बार्नबी डॉर्फमैन। बताइए, बताइए सर, बताइए जी। अमेजन के मुख्य कार्य सीईओ कौन है? तो बड़ा करेक्ट ऑप्शन है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस यहाँ पे राइट आंसर है, आप याद रखेंगे, जेम्स बेजोस यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल के संस्थापक कौन है? मतलब ये सिंपल क्वेश्चन आए थे, गूगल संस्थापक कौन है बताइए? एल स्मिथ, जेम्स बेजोस, यूजीने चर्नियक, लैरी पेज। थोड़ा करेक्ट ऑप्शन हमारा है लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज। लैरी पेज, एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने का साथ दिया था, सर्गेई ब्रिन। तो लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, सर्गेई ब्रिन, दो व्यक्तियों ने गूगल को स्थापित किया गया था, गूगल को स्थापित किया था। और इन्होंने कब गूगल को स्थापित किया है बेटा, बताइए कब किया है गूगल को स्थापित? 1998 में। कब किया है? 1998 में, 1998 में स्थापित किया गूगल को। मुझे कोई बताएगा कि क्या गूगल का हमेशा से नाम यही था गूगल? तो शुरुआत में इनिशियली इसका नाम था, पुराना नाम, ऐसे पुराना नाम। बताइए, कोई जानता, ऐसा कोई बच्चा जो बताएगा कि गूगल का पुराना नाम क्या था? बैकअप रब था बेटा। क्या नाम था? बैकअप रब, बैकअप रब, बैकअप रब था। ठीक है, सॉरी बैकअप था, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी नाम था बेटा बैकअप, मैंने गलत, बैकअप याद रह जाता ना, बैकअप, तो उस तरीके से याद रह गया। ठीक है, तो नाम क्या था? बैकअप था, जो जिसे एक सर्च इंजन के रूप में स्थापित किया था। बाद में इसका नाम बदल के गूगल रखा। और गूगल की जब नाम रखा था तो एग्जैक्ट स्पेलिंग थी GOOGL, गूगल। ठीक है, एक गलत स्पेलिंग की वजह से गूगल शब्द आया। और आज देखो क्या गलत स्पेलिंग ने क्या धूम मचा रखी है ना। ठीक है, चले आगे। तो ये बहुत ही फैक्चुअल और सिंपल क्वेश्चन थे, तो आई होप कि कुछ बताने लायक इसमें है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडियाज द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा, अमीश त्रिफल, नटवर सिंह या शशि थरूर, किनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? थोड़ा करेक्ट ऑप्शन है हमारा शशि थरूर जी। किसने लिखा है? शशि थरूर जी ने लिखा है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, बात करें शशि थरूर जी को, तो ये तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, क्लियर। इनकी एक और बुक है अंधेरे का युग, इनकी एक और बुक है, आप लिख सकते हैं अंधेरे का युग। अंधेरे का युग ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, अंधेरे का युग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, अंधेरे का युग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, इनके द्वारा लिखी हुई है। क्लियर। एक बहुत ही बड़ा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय एक बड़ा नाम। ठीक है, तो जो अरुंधति रॉय है, इन्हें
मैन बुकर अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा बेटा? मैन बुकर अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, मैन बुकर अवार्ड मिला है इन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला है। क्लियर? इन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए ये इनकी बुक है, इसके लिए इन्हें मैन बुकर अवार्ड दिया गया है 1997 में। ठीक है, डेट भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लो लिख देता हूँ 1997। ठीक है, तो देखो ये याद रहे न रहे, लेकिन ये याद रख लेना, क्योंकि जो अभी शशि थरूर जी बहुत न्यूज़ में रहे लास्ट फ्यू टाइम से, मतलब कुछ महीनों पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे। ठीक है, तो मैं फिर बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन जो चीज़ न्यूज़ में है ना वो कंटेस्ट होनी चाहिए, उसे आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़ में होता है वो कहीं ना कहीं उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि वो पेपर में आपको दिखे। ठीक है साहब जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अरे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया। भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952, 47 से 48, 1948 से 1949, 50 से 51। तो बड़ा करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चुनाव हुए थे लोकसभा के पहले। ठीक है, पहला आम चुनाव हुआ था ये। ठीक है, पहला आम चुनाव था। और अभी जो हुआ 2024 में 18वां था, वो 18वीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, सदन के नेता कौन है? सदन का नेता होता कौन है? सदन का नेता होता है पीएम। पीएम कौन है? मोदी जी। ठीक है साहब, क्लियर है तक? चलिए आगे आते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, एस एस स्वामीनाथन, सोमनाथ देसाई, एस राधाकृष्णन। बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, एस एस स्वामीनाथन, सोमनाथ देसाई, एस राधाकृष्णन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको जाना जाता है बेटा? एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एम एस स्वामीनाथन को क्या जनक के रूप में हम जानते हैं। इन्होंने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में गेहूं के HYV जो हाई प्रोडक्टिविटी यील्ड होते हैं उनकी भूमिका के लिए उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? इन्होंने ही एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि विश्व को भूख से मुक्त बनाना है, गरीबी से मुक्त बनाना है। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक फाउंडेशन भी स्थापित किया था। ठीक है साहब, क्लियर है तक? क्लियर है? चलिए एक चीज और समझ लीजिए आप कि भारत में इन्होंने 1972 से 1972 से 1979 तक 1972 से 1979 तक ये ICAR के महानिदेशक भी रहे थे। ठीक है, अब एक नया वर्ड निकल के आया कि ICAR क्या होता है ना जी?
अब बताइए सर ICAR क्या होता है, ये बता दीजिए कि ICAR क्या होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके? कृषि अनुसंधान, ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये काम करता है, जिसे शॉर्ट में आप कहीं कहीं पढ़े पढ़े लिखते हुए मिलोगे डेयर। इसे आप डेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत किसको? ICAR को काम करना होता है। ICAR को स्थापित किया गया था 1929 में। कब स्थापित किया गया था इसको? इसको स्थापित किया गया था 1929 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और यह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसके अंतर्गत? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत यह काम करता है, क्लियर पॉइंट है। तो कोई दिक्कत कोई? एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन और रह गया, सिंपल सा एकदम हलवा चीज। मुझे बताइए कि भाई ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताइए। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंपल सा होगा ना, न्यू दिल्ली। भाई कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, चलो एक और बस लास्ट है ना, बस लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरा, लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट देना मेरे को, ये लैपटॉप में कुछ हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन, इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है? वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक कौन है, बताइए, बताइए। नाम जानो तब मानेंगे हम, नाम बता दो तब मानेंगे हम, नाम बताओ। मांगीलाल, क्या नाम है? मांगीलाल, ठीक है साहब, मांगीलाल जाट, नाम इनका ऐसा है, मांगीलाल जाट, ठीक है, जो अभी वर्तमान में महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी ठीक है। MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की स्थापना किया, ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया 1972 से 1979। ICAR क्या है? ICAR एक संस्थान है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE के अंतर्गत काम करता है। DARE किसके अंतर्गत काम करेगा? कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ICAR को 1929 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमने बताया कि ICAR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में महानिदेशक हैं कौन? मांगीलाल जाट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन तक ठीक है सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला टनल हाल ही में समाचार में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा है जम्मू कश्मीर। क्या ऑप्शन है करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन हमारा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के लिए साथ साथ ब्लास्ट होगा, इसलिए यह न्यूज में थी जब यह क्वेश्चन में आया, ठीक है, क्लियर। यह सुरंग जिस जोजिला टनल की हम बात कर रहे हैं, ये रहा, तो भाई ये NH1 का पार्ट है। यह NH1 का पार्ट है, ठीक है, यानी कि NH1 पर श्रीनगर और लेह के बीच सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि NH1
कहां से कहां तक जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चले आगे। ठीक है, तो यह क्या करने वाली है, श्रीनगर और लेह को। ठीक है, तो इस टनल से क्या होगा बेटा, श्रीनगर और लेह, तो क्या मिलेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, इसी उद्देश्य के साथ इसे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि रघुराम राजन इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं। कड़वे वचन, मातोश्री, आई टू सॉरी आई डू व्हाट आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, प्लेइंग विथ फायर। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइए, देन अटेम्प्ट करेंगे हम आज का अपना क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। रघुराम राजन के द्वारा लिखित किताब है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, अब आरबीआई गवर्नर थे ये, तो रघुराम राजन, रघुराम राजन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो रघुराम राजन जी 23वें गवर्नर थे, 23वें गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, कौन है भाई, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, जिन्होंने 2024 में क्या लिया था, पद संभाला था, कार्यभार संभाला था 2024 में, और यह 26वें गवर्नर है। कौन से नंबर के हैं ये 26 हैं, 26वें गवर्नर है। ठीक है, क्लियर, क्लियर तक कोई दिक्कत परेशानी, दिक्कत। ठीक है, तो कड़वे वचन थोड़ा बोल लेते हैं हम भी। कड़वे वचन के लेखक कौन है, कड़वे वचन किसने लिखी है बेटा, कड़वे वचन लिखी है तरुण सागर महाराज जी ने। किसने, तरुण सागर महाराज, तरुण सागर महाराज। मातोश्री किसने लिखी है भाई, मातोश्री बुक किसने लिखी है, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, नाम सुना होगा। यह लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लेइंग विद फायर, टेस, टेस, क्या नाम है इनका, टेस। ठीक है, आय का नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, लिख देता हूं गैरती सेन, लिख तो सकता हूं, अब तुम बोलते रहना क्या इसका क्या बोलते हैं इसे, गैरती सेन, गैरती सेन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है, भील, जुलू, बीरिंग, सहरिया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती है, सिंपल बताइए कि कौन सी जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा है जुलू। क्या है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जुलू। ये भारत में नहीं पाई जाती, यह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पाई जाती है बेटा, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहां मिलेगी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। बात कर लेते हैं और भी जनजातियों की। तो भाई भील कहाँ मिलती है, भील जब हम बात करते हैं भील की, तो भील मिलती है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात में भी मिलती है। ठीक है,
क्लियर। यह है सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है साहब, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है साहब, क्लियर। नेक्स्ट ये हमारा हो गया जुलू, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ब्रू रिंग कहाँ मिलता है बेटा? त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा और मिजोरम में। नेक्स्ट हमारा क्या है? सहरिया। सहरिया कहाँ मिलता है? सहरिया मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा बेटा? मध्य प्रदेश में मिलता है सहरिया। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर पॉइंट हद तक समझ में आ गया सब? ऑप्शन पता चल गया? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? 1922 गया, 1928 कलकत्ता, 1925 कानपुर, 1931 कराची। बताइए सरोजिनी नायडू जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे की थी? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे बताइए कि जो 1922 का अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? ठीक है, उससे पहले एक मिनट पहले थोड़ा सा बात कर लेते ना, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? बताइए। अरे लिखा तो है सरोजिनी नायडू ने, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली थी सरोजिनी नायडू। और नाइटिंगेल। ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, प्रॉपर नाम लिख देता हूं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। ठीक है साहब, एक और नाम मैंने दिया गया था, एक और नाम मैंने दिया गया है, वो है भारत की कोकिला। क्या? भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि भारत की नाइटिंगेल, नाइटिंगेल की उपाधि किसे दी गई थी? नाइटिंगेल की उपाधि सरोजिनी नायडू को। कोकिला किसे कहा जाता था? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, इनके बारे में एक और इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे कि पहली गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल और कब बनी थी बेटा? 1937 में। कौन सा स्टेट था? संयुक्त प्रांत, वर्तमान में यूपी, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो 1937 में बनी थी संयुक्त प्रांत की गवर्नर, सॉरी 37 अरे क्यों लिख दिया, 47 ना, उस समय देख के मेरे को याद आया, डिस्प्ले पे चल रहा है ना इसका मिरर। ठीक है, तो 47 में गवर्नर बनाया गया इनको। इनकी और भी बुक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एक बुक है, मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने। पैलकिन बेरर, किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने। द विलेज सॉन्ग, सरोजिनी नायडू। इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू। तो ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप अपने एग्जाम के लिए रेफर कर सकते हैं,
रेफरेंस में रख सकते हैं फॉर द अपकमिंग पेपर एग्जाम, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ अ क्रूशियल एज फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब टीचर बोलता है तो आप उसे रखेंगे अपने पास। ठीक है, क्लियर। अब आएंगे हम ऑप्शन की तरफ। तो बेटा जो ऑप्शन हमारा है 1922 गया अधिवेशन, गया अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? कोई मुझे बताएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन थे बेटा? चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 1928। 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये लिखा है ना, कलकत्ता। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे भाई कलकत्ता वाले के? बताइए, कलकत्ता अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बता रहा कोई? चलो मैं बताओ, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर। एक और लास्ट हमारा है कराची अधिवेशन। तो एक और है कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख दिया मैंने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्लियर। थोड़ी बात करते हैं कांग्रेस को लेकर कि आईएनसी की स्थापना कैसे हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एलन ऑक्टम ह्यूम द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, क्लियर। एक चीज और याद रखेंगे कि स्पेसिफिक डेट भी आ जाती है कभी कभी, तो पूरी डेट लिख सकते हैं 28 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पुरानी कांग्रेस थी और वर्तमान की जो कांग्रेस है उसका कोई संबंध नहीं है। बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन क्योंकि गूगल दिखाता है, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखिए कि किस तरह से इसका ब्रेक हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो देश की आज़ादी में क्रिटिकल रोल रखती थी, इंपॉर्टेंट रोल रखती थी, वह माँ जो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान टूटकर किस तरीके से जो वर्तमान की पार्टी है वो बनी। जो वर्तमान की पार्टी है वह है INCI, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा। ठीक है, ये फुल फॉर्म है ना। तो उसे वर्तमान की जो कांग्रेस है इससे मत जोड़िए। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, मुंबई में हुई थी, याद रख सकते हैं। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे संस्थापक। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हैं और कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन था INC का? बताइए, INC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम इंग्लिश अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज, जॉर्ज यूल। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्लीज आंसर, इससे रिक्वेस्टेड कि आप कमेंट में जाकर देखिए। ठीक है, और साथ साथ आप सेशन देखेंगे कि किस सेशनमैन को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम और भी सेशन की बात कर सकते हैं, जैसे 1907 का सेशन हो गया जो सूरत अधिवेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान फिर से एकजुट हो गए थे। लाहौर अधिवेशन के दौरान जब हम बात करें तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम बात करें सूरत अधिवेशन 1907 में, जहां पार्टी
के भीतर विचारधारा का टकराव हुआ और कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन 1907 का, गुजरात लोकेशन। और दिक्कत यह थी कि बाल गंगाधर तिलक के जो समर्थक थे वह लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो नरम दल के जो नरम गुट था वह गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, तो वास्तविक अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। तो क्वेश्चन अगर सिंपल आता है कि 1907 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो कौन था बेटा? रास बिहारी घोष। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फाइनली रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने थे समझौते के तहत। ठीक है, क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है ना? थोड़ा सा समझना चाहे समझ सकते हैं। गरम दल और नरम दल में क्या अंतर था? गरम दल सीधी कार्रवाई में विश्वास करते थे, नरम दल वाले संवैधानिक सुधारों की बात करते थे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। गरम दल स्वराज की मांग की बात करते थे, वहीं नरम दल कहते थे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से काम करना चाहिए, वो शासन में है, उनके सहयोग लीजिए, उनको पत्र लिखिए। ठीक, तो विपिन चंद्र हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, तो ये सब थे गरम दल के नेता। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब क्या थे? ये सब नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी वर्बली। जब आप इसे पढ़ते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर ये रहता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो चैप्टर पढ़ते हैं आप, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 55 का कोई संबंध नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। द मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? द मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 या फिर सितंबर 2016? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। कब? सितंबर 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ठीक है साहब, मेक इन इंडिया कार्यक्रम यहाँ पे लाया गया था सितंबर 2014 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर देश में क्या करें? बदलें, परिवर्तित करें, उसकी पहचान बनाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में एक पहचान के रूप में हम दर्जा दें। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय पर लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? क्लियर है जी? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पक्षी विज्ञान एंड ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? मछली, सिक्के, अवशेष या पक्षी? यानी कि जो पक्षी अध्ययन है वो किससे संबंधित है? तो पक्षी अध्ययन संबंधित है बेटा पक्षियों से। किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर पॉइंट? जो पक्षी विज्ञान होते हैं, जूलॉजी की एक ब्रांच है जहाँ पे पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, उसे बोलते हैं पक्षी विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से जूलॉजी की ब्रांच है जहाँ पर मछलियों का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं मत्स्य विज्ञान। इसी तरीके से सिक्कों का अध्ययन होता है, न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? क्लियर, राइट? और पक्षियों का अध्ययन जो करेगा वो पक्षी विज्ञान होगा। सिंपल सी बात है ना? यहाँ तक सब कुछ समझ में नहीं आया हो? वर्ड यानी कि मछली अध्ययन होगा, मछली अध्ययन, न्यूमिस्मैटिक्स, पुरातत्वविद। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो हम पढ़ रहे हैं पक्षी विज्ञान, हमारा क्वेश्चन है। तो प्रवासी जाति यानी कि बोन कन्वेंशन है, प्रवासी जातियों से संबंधित एक कन्वेंशन है बेटा, वो याद रखेंगे आप। प्रवासी प्रजाति से संबंधित एक कन्वेंशन है। ठीक है, क्या है? एक कन्वेंशन है, संधि है, कन्वेंशन है। ठीक है, जो प्रवासी प्रजातियों और उनके आवास मार्गों आदि के संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि प्रवासी प्रजाति हैं, इनके क्या करेगा? संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण के लिए क्या है? इनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन है। ठीक है साहब, क्लियर? इसे कब लाया गया था? भारत कब सिग्नेटरी हुआ? तो भारत ने बॉन सम्मेलन का जो हस्ताक्षरकर्ता के रूप में पार्टिसिपेट किया था, तो वह किया था 1983 में। यानी कि 1983 में
1983 में भारत ने हस्ताक्षर किए। भारत हस्ताक्षरकर्ता बना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। इससे रिलेटेड एक COP 13 में हुआ था, जो फरवरी 2020 में गुजरात में भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। और CSM जो COP 13 था, उसका थीम था कि प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती हैं। प्रवासियां प्रजाति यानी कि प्रवासी प्रजाति 2020 है ना? हाँ, नहीं क्या था यार, हाँ ठीक 20 था, 2020 COP 13। ठीक है, और थीम क्या था इसका? प्रवासी प्रजाति विश्व को जोड़ती हैं या फिर ग्रह को जोड़ती हैं। ठीक है साहब, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली आगरा जयपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान कॉलिंग, प्लेस ऑन व्हीकल, मारुति त्रिभुज या फिर गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहा जाता है बेटा? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, गोल्डन ट्रायंगल के रूप में हम इसे जानते हैं। किसको बेटा? दिल्ली आगरा जयपुर, इसे गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जानते हैं। इस ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर 3 सिटीज आती हैं। इन शहरों के जो स्थान है उनके कारण एक आकृति बनती है ट्रायंगल जैसी। इस कारण इसे बोलते हैं क्या? गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यह दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा की तरफ बढ़ता है और पश्चिम में फिर राजस्थान की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है और एक ट्रायंगल की भांति एक शेप बन जाती है, जिस कारण से हम इसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सत्याग्रह बिहार चंपारण में शुरू किया गया था। 1929 में, 1907 में, 1922 में या फिर 1917 में। कब प्रारंभ किया गया था? बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह आया था बेटा 1917 में। ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। चंपारण सत्याग्रह लाया गया था, हुआ था कब? 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, पक्का? चलो एक मिनट देना मेरे को, लैपटॉप थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है बस। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा सा रह गया, बस 2 क्वेश्चन रह गए, देन क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, तो भाई हमारे चंपारण सत्याग्रह लाया गया था 1917 ईस्वी में। यह बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था और यह पहला सत्याग्रह था। सिंपल, यह पहला सत्याग्रह था बेटा, पहला। अरे यार, पहला सत्याग्रह था। ठीक है, यह पहला सत्याग्रह था। और दिक्कत ये थी, मुद्दा यह था, 3 कठिया प्रणाली, यानी कि जो 3 कठिया प्रणाली थी उसको लेकर यहाँ पे इश्यू थे और मांग ये थी कि 25% मुआवजा मिले। ठीक है, और सक्सेसफुली हो गया था। राइट, नेक्स्ट हमारा एक यहाँ पे नेक्स्ट एक सत्याग्रह आया था, अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि प्लेग बोनस को लेकर था। क्लियर। और नेक्स्ट था हमारा 1918 का कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। तो ये 3 सत्याग्रह थे जो बैक टू बैक हुए थे, लगभग बहुत ज़्यादा कालखंड का गैप इनमें नहीं है। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो फरवरी में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह मार्च में हुआ है। सिंपल इतना सा डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। चलिए, लोकसभा और राज्य की सभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारा है राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है।
ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन ऑप्शन हमारा है, सॉरी क्वेश्चन हमारा है संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड। संयुक्त अधिवेशन को समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या होता है संयुक्त अधिवेशन। यानी कि जब कोई बिल राज्यसभा से पास ना हो या फिर वह कुछ जो समय के लिए अटक जाए, ठीक है, राज्यसभा उसे होल्ड कर ले, पारित ना करे और ना ही रिवर्स करे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है बेटा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, राइट। और जिक्र मिलता है 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात है। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। किसी भी केस में राज्यसभा का सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, राइट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे लिखेंगे आप कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन का विचार नहीं होता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। लोकसभा को आप जानते हैं कि यह एक निचला सदन है जो 5 साल के बाद क्या होता है, भंग हो सकता है। आम चुनाव के द्वारा यानी पब्लिक के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वह पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। 550 अधिकतम सदस्य हो सकते थे, हालांकि 104वें संविधान संशोधन विधेयक से पहले, अधिनियम से पहले 552 हुआ करते थे, जहां 2 व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में नियुक्त करते थे। बट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म हो गया, यानी कि अब अधिकतम सीटें 550 हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में 544 सीटें अभी जो नागरिक द्वारा चुनी जाती हैं। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्यों द्वारा और बचे हुए कितने सब संघ के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और साथ ही साथ 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साहित्य, सामाजिक सेवा इत्यादि के आधार पर। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। और नेक्स्ट हमारा हो गया थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप किसी को जुड़ना है चैनल से तो ये हमारे चैनल का क्या है, नेम है GS365@u, टेलीग्राम चैनल है। एक मिनट, तो भाई जिसे जुड़ना है, रिवाइज करना है तो TELEGRAM टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम हैंडल है GS@, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, GS365@u ये टेलीग्राम हैंडल है, जहां पर ये PPT अपलोड कर दी जाएगी एंड आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।